नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, रीट की परीक्षा बिल्कुल करीब आ चुकी है। लगभग 10 दिन शेष हैं और ये जो 10 दिन हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बहुत एक एक पल को बहुत किफ़ायत से इस्तेमाल करने की अभी ज़रूरत है। तो इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने एक योजना बनाई है और इस योजना के तहत मैं कुछ प्रश्नावली व्याकरण के टॉपिक से संबंधित अपलोड करने वाली हूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लगभग व्याकरण के पूरे नहीं तो 70-80% जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर दूं और इनमें उन्हीं प्रश्नों पर बात की जाएगी जो प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज पहली प्रश्नावली लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और आज का हमारा टॉपिक है संधि, जो बच्चों के लिए बहुत ही कठिन होता है। सभी बच्चे संधि से बहुत डरते हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके से संधि को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो बिल्कुल एक नया अनुभव होगा आपके लिए और मैं उम्मीद करती हूं कि आप इस तरीके से संधियों को बहुत अच्छी तरह से हृदयंगम कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के बच्चे ये बिल्कुल ना समझें कि उनके लेक्चर्स जो अपलोड हो रहे हैं हफ्ते में, वो 2 लेक्चर्स अपलोड नहीं होंगे। वो बिल्कुल उसी गति से अपलोड होते रहेंगे। उसके साथ एक्स्ट्रा रीट के विद्यार्थियों के लिए ये मेरी तरफ से गिफ्ट है और इस आशीर्वाद, इस शुभकामना के साथ उनका भविष्य उज्जवल हो और वे परीक्षा में मनचाही सफलता प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला प्रश्न, 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? और ऑप्शंस हैं समास, बी संधि, सी कारक और डी उपसर्ग। तो दोस्तों, आपको क्या ध्यान में रखना है, किस बात पर ध्यान केंद्रित करना है? 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल और परिवर्तन। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर क्या है? बी विकल्प इसका सही उत्तर है। लेकिन कैसे? देखिए, समास जब होते हैं तो उसमें शब्दों का मेल होता है और यहां बात की जा रही है वर्णों के निकट आने की, तो इसलिए वर्णों की निकटता केवल और केवल संधि में ही होती है। कारक क्या होते हैं? कारक संज्ञा, सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। बिल्कुल अलग बिंदु है। उपसर्ग आप सभी जानते हैं, शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ को विशिष्ट बनाते हैं। तो इस तरह से आपको इन सब बातों का अंतर समझ में आना चाहिए कि समास में शब्दों का मेल होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है, कारक संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के आपसी संबंधों को स्थापित करते हैं और उपसर्ग शब्दों के पूर्व में जुड़कर, अग्रभाग में जुड़कर अर्थ का परिवर्तन करते हैं, अर्थ में विशिष्टता लाते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प दिए हुए हैं, विद्या प्लस अभ्यास, विद्या अभ्यास, विद्या और अभ्यास और विद्या और अभ्यास। तो इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही है, विद्या और अभ्यास। आपको क्या अभ्यास करना है? आपको अभ्यास करना है ये कि इन शब्दों को तोड़ने की आदत आपको डालनी है। इसमें अंत में आ स्वर आ रहा है और यहां अ दिखाई दे रहा है, यानी आ से अ का मेल हो रहा है, यानी स्वरों का मेल हो रहा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई, स्वरों का मेल केवल स्वर संधि में होता है और स्वर का दीर्घीकरण हो रहा है, यानी दीर्घ संधि है। तो सी विकल्प बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि एक ऐसी संधि है जिसमें समान स्वरों का मेल होता है। ह्रस्व हो या दीर्घ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूर्व का स्वर और बाद का स्वर, परवर्ती स्वर बिल्कुल समान होना चाहिए। और परिणाम क्या होता है इस मेल का? इस मेल का परिणाम होता है दीर्घादेश।
तो आपको ध्यान रखना है जहां कहीं भी दीर्घता आ रही है स्वरों में, दो शब्दों में, तो दो शब्दों में, शब्दांशों में, तो वहीं पर आपको दीर्घ संधि पहचान लेनी है। तो इसका सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, यण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। एक बिल्कुल सरल सा शब्द है लेकिन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको हम तोड़ेंगे। जगत प्लस नाथ, यहां भी व्यंजन है, यहां भी व्यंजन है, यानी व्यंजन से व्यंजन का मेल, तो कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलें। दैत्य प्लस अरि, दैत्यारी एक उदाहरण है व्यंजन संधि का, स्वर संधि का, विसर्ग संधि का, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम इस शब्द को देखेंगे। दैत्य में क्या है? अ। अरि में क्या है? अ, यानी स्वर से स्वर का मेल है और क्या हो रहा है? आ बन रहा है, यानी दीर्घ स्वर संधि है, यानी स्वर संधि। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आपको स्वर संधि को अच्छी तरह से समझ लेना है। दीर्घ संधि को पहचानने का सबसे आसान तरीका है दीर्घीकरण। अगर स्वर में हो रहा है तो आप मान लीजिए कि क्या है? दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है। आगे चलें। अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा। अब अनंत शब्द को तोड़ेंगे हम, तो जो न है ये पूरा न है। अगर ये हलंत होता तो बात अलग होती। आधा न ये है, अब ये न क्योंकि पूरा है, इसका मतलब इसमें न प्लस अ स्वर मिला हुआ है। तो जब हम इसके दो टुकड़े करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका विच्छेद करेंगे, तो क्या हमारे सामने निकल कर आएगा? अन प्लस अंत। तो अन प्लस अंत यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये न स्वर से रहित है। जब इसमें ये स्वर मिलेगा तो ये न पूरा मिलेगा, बन जाएगा, और क्या शब्द बन जाएगा? अनंत शब्द बन जाएगा। आगे चलें। प्रति प्लस आरोपण का शब्द होगा, यानी इन दो शब्दों के मेल से कौन सा शब्द बनने वाला है? प्रति आरोपण, प्रतिरोपण, प्रत्यारोपण या प्रत आरोपण। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है कि जब ई और ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। तो यहां पर ई है और यहां असमान स्वर यानी आ रहा है, इसका मतलब ई का क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो प्रति की जगह क्या हो जाएगा? प्रत्य, और यह भी आधा हो जाएगा, और ये जो आ है ये मिलकर के इसमें पूरा बन जाएगा और प्रत्यारोपण शब्द बनेगा, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। यण संधि है, आपको ध्यान रखना है यण संधि में ई और ऊ ह्रस्व या दीर्घ हो सकते हैं। उनके बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो उनके मेल से ई के स्थान पर य बनता है और ऊ के स्थान पर व बनता है। इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं है। आगे चलें, क्योंकि यण संधि के उदाहरण परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये बात बिल्कुल सरल है, ये संधियां, यण संधि, अयादि संधि, स्वर संधि बिल्कुल सरल हैं। आप अपने मन से भय को निकाल दीजिए। देखिए दूसरा जो आगे का जो प्रश्न है उसमें भी प्रत्यक्ष में संधि है, गुण, दीर्घ, अयादि या यण। तो हम प्रत्यक्ष को तोड़ेंगे। तो प्रति प्लस अक्षी। अक्षी का मतलब होता है दोस्तों आंख, यानी आंखों के जो सामने है। इसका अर्थ, इस शब्द का अर्थ ये हुआ प्रत्यक्ष यानी साकार, आंखों के सामने। लेकिन संस्कृत के एक नियम के अनुसार जब ये दोनों शब्द आपस में मिलेंगे तो ये जो ई है ये हट जाएगा, इसका लोप हो जाएगा और यहां पर रह जाएगा अक्ष। अब क्योंकि यहां असमान स्वर है और यहां पर क्या है? ई, तो ई की जगह यण संधि में क्या होता है? यह होता है। तो शब्द क्या बनेगा? ये पूरा यहां से यह बन जाएगा और शब्द बनेगा प्रत्यक्ष। तो इस तरह से यहां पर कौन सी संधि है? डी विकल्प बिल्कुल सही है, यण संधि यहां पर है। आगे चलें। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवा प्लस लय, देवाह लय, देव प्लस आलय या दे प्लस वालय। तो स्पष्ट है कि अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो देव धन आलय हमारे सामने आएगा, और क्योंकि व में अ है और यहां आ है और मिलकर के आ बन रहा है, इसका मतलब दीर्घादेश हो रहा है, यानी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। तो यहां सबसे सही ऑप्शन हुआ सी,
इसका सही उत्तर है देव धन आलय, दीर्घादेश हो रहा है, अ प्लस आ इज इक्वल टू आ बनेगा, तो ऐसी स्थिति में दीर्घ संधि है, याद रखना है। प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक या प्रत्यय प्लस एक। तो अभी हमने पढ़ा, देखिए ये तीसरा उदाहरण है यण संधि का, और ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं। वही प्रश्न यहां पर आपके दोहरान के लिए मैं लेकर आई हूं। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। फिर से यण संधि का उदाहरण है, प्रति में ई है तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, और यहां असमान स्वर यानी ए है तो प्रत्येक शब्द बन जाएगा। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। आगे चले, उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद है उल प्लस लंघन, उत प्लस लंघन, उ प्लस लंघन या उलंग प्लस घन। तो इसका सही उत्तर है उत प्लस लंघन, क्योंकि व्याकरण में त और द ये दोनों वर्ण बहुत लोचदार माने गए हैं। तो इन वर्णों के बाद यदि ल आता है तो इन वर्णों को, ये वर्ण दोनों के दोनों अपने परवर्ती वर्ण का रूप धारण कर लेते हैं, यानी ल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो क्योंकि ये हलंत है, इनमें स्वर नहीं है, तो एक ल स्वर रहित होगा और दूसरा ल यहां पर है ही। तो शब्द क्या बन गया, उत धन लंघन से बन गया उल्लंघन। तो इस प्रकार उल्लंघन शब्द का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लंघन। आगे चलें, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। रमेश, तोड़िए, रमा, धन, ईश। आ और ई का मेल है यानी ए बनेगा, यानी ये गुण संधि है। दोस्तों एक बात और, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं, जहां पर ए है और जहां जिस शब्द में ओ की मात्रा है और ए की मात्रा है, यानी एक मात्रा सिंगल, बड़ी आई वाली मात्रा नहीं, वहां पर आप आंख बंद करके गुण संधि पहचान लीजिए। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कभी गलत नहीं होगा। आप ध्यान रखिए, जहां शब्द में ए की मात्रा है या ओ की मात्रा है, समझ लीजिए गुण संधि है। अब यहां रामाधार, तो राम धन आधार, यानी स्पष्ट है कि इसमें अ है और अ और आ का मेल हो रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है। तो दीर्घ संधि का, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण बी विकल्प है। उल्लंघन शब्द अभी हम पढ़ ही चुके हैं। प्रत्युत्तर, इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमने पिछले प्रश्नों में पढ़े। इसको तोड़ेंगे तो बनेगा प्रति प्लस उत्तर, यानी ई के बाद असमान स्वर उ आ रहा है तो ई के स्थान पर हो जाएगा य, और य में ये उ मिलेगा तो यू बन जाएगा और शब्द बनेगा प्रत्युत्तर। तो आपको ध्यान देना है कि अभी इसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि ए और ओ शब्द में जहां भी आए गुण संधि, और आई और औ जहां आए समझ लीजिए वृद्धि संधि, यानी इस पर अगर दो मात्राएं हों तो वृद्धि संधि का उदाहरण है, और अगर औ हो तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि तो बहुत आसान है, आप समझ ही चुके। यण संधि आपकी समझ में आ ही गई है, आगे आएगी जब भी उदाहरण आएगा अयादि संधि का, तो मैं उसकी भी एक पहचान आपको बता दूंगी। तो आपको यहां ये ध्यान में रखना है। आगे चले, अन्वेषण शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है अन्वेषण, अन्वेषण, अनुवेषण, अनुएषण। तो देखिए इस शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो अनु धन एषण हमारे सामने आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि जो व में जो ए है उसको हम अलग कर देंगे तो क्या हमारे सामने शब्द आएगा, एषण शब्द आएगा। और ये व जो आया है यहां कहां से आया है, ये ऊ में से आया है। इसमें न में न धन ऊ, यानी ऊ स्वर यहां पर है और ऊ स्वर के बाद असमान स्वर आ रहा है ए, और यण संधि का नियम है कि जहां भी ऊ आएगा वहां व उसकी जगह व हो जाएगा, यानी व वहां पर अपना स्थान बना लेगा। तो व यहां आ गया है और उसके बाद आगे है ए, तो ए की मात्रा लग जाएगी और शब्द बन जाएगा अन्वेषण। और क्योंकि इसमें से हमने ऊ स्वर निकाल लिया है तो ये जो न है ये आधा न रह जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषण। तो इस तरीके से ये यण संधि का उदाहरण है। तो शुद्ध क्या हुआ, डी विकल्प बिल्कुल सही विच्छेद है, अनु प्लस एषण इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, पवन शब्द में कौन सी संधि है।
गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि या वृद्धि संधि। तो इसमें अयादि संधि है दोस्तों। अभी मैं कह रही थी आपसे कि अयादि का उदाहरण आएगा तब मैं बताऊंगी। तो देखिए अयादि संधि में आपको क्या याद रखना है, ए और ओ जब आते हैं और ए आई ओ औ जब आए तो ए के स्थान पर हो जाता है अय, आई के स्थान पर हो जाता है आय, औ ओ के स्थान पर हो जाता है अव और औ के स्थान पर हो जाता है आव। ये आपको ध्यान रखना है, ये सूत्र है, आपको याद रख लीजिए। ए आई ओ औ का अय, आय, अव और आव में रूप परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब जब हम पवन को तोड़ेंगे तो पो धन अन, क्योंकि अब कहां आ रहा है, ओ से, और इसमें हम तोड़ने पर क्या होगा, पो आएगा। पो में ओ है, ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, और प आधा हो गया क्योंकि उसमें से स्वर निकल गया। तो प, अव और अन, तो ये अ व में मिलकर के पूरा व बनाएगा, ये अ प में मिलकर के पूरा प बनाएगा, और न पूरा है ही तो शब्द क्या बन गया, पवन। तो इस तरीके से आपको अयादि संधि को भी समझ लेना है। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नव धन ऊढ़ा, नवो धन ढ़ा, नव धन ऊढ़ा और न धन ओढ़ा। तो इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि ऊढ़ा शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विवाहिता स्त्री, और नव जब उसके सामने जुड़ जाता है तो नवोढ़ा यानी क्या हो गया, नव विवाहिता स्त्री। अब देखिए इस शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें ओ आ रहा है और मैंने आपसे कहा था जहां ए और ओ आए समझ लीजिए गुण संधि है। तो यहां पर नव धन ऊढ़ा यानी नवोढ़ा, इसको तोड़ा हमने, नव धन ऊढ़ा, तो व में अ है प्लस असमान स्वर है ऊ, तो अ और ऊ मिलकर के क्या बनेंगे, ओ, और अ और ई मिलकर क्या बनते, ए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ओ है यहां शब्द में, तो आप समझ लीजिए गुण संधि है। तो नवोढ़ा इस तरह से इसका सही संधि विच्छेद है। आपको बस इतनी सामर्थ्य अपने आप में पैदा करनी है कि आप सही स्थान से शब्द का विच्छेद करें, शब्द का अलगाव करें। जहां पर दो स्वरों का या स्वर और व्यंजन का मेल हो रहा हो, उस संधि स्थल को, उस स्थान को शब्द में पहचानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये थोड़े से अभ्यास से आपको बिल्कुल आ जाएगा अच्छी तरह से, और फिर आपकी कहीं भी किसी भी परीक्षा में कोई भी संधि गलत नहीं होगी। 15वें प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन से व्यंजन का, व्यंजन से स्वर का मेल होता है। स्वर संधि में केवल स्वर का स्वर से मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हमें इन शब्दों में से व्यंजन संधि के उदाहरण को छांटना है। तो सबसे पहला शब्द है परमाणु। परमाणु को तोड़ेंगे, परम धन अणु, यानी यहां भी अ है और यहां भी अ है, यानी दीर्घीकरण हो रहा है। तो दीर्घ संधि यानी स्वर संधि यहां पर हो गई, यानी ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इसी तरह से शरणार्थी को तोड़ेंगे तो शरण धन अर्थी, यहां भी व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि किसका मेल हो रहा है, अ और अ का मेल हो रहा है और दीर्घीकरण हो रहा है। कारावास, कारा धन आवास, तो यहां भी दीर्घीकरण हो रहा है। कारा और धन आवास, यहां भी आ और आ मिलकर के आ बन रहे हैं, तो यहां भी नहीं है। तो यानी एक ही शब्द बचा, डी तल्लीन, तत् प्लस लीन, इसका सही उत्तर है। और इसमें वही उल्लंघन वाला नियम चलेगा। मैंने आपको बताया था कि त और द के बाद जब ल आता है तो त और द अपना रूप छोड़कर
पर वर्ण के समान रूप धारण कर लेते हैं, यानी उनके स्थान पर ल हो जाता है। तो इस तरीके से उल्लंघन शब्द, उल्लास शब्द, तल्लीन शब्द, ये सारे जो शब्द हैं ये इसी तरीके से बने हैं। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर है डी। 16वां प्रश्न, विसर्ग संधि में किसका मेल होता है? विसर्ग के साथ स्वर, विसर्ग और व्यंजन, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, विसर्ग के साथ विसर्ग। तो अभी मैंने चर्चा की, सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, क्योंकि विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ मेल होता है। आगे चलते हैं। उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत धन योग, उद धन योग, उध धन योग और उत धन अयोग। तो इस शब्द को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां बहुत सारा भ्रम है। तो आपको ध्यान देना है, ए विकल्प इसका सही उत्तर है। कुछ पुस्तकों में आपको उद धन योग भी मिलेगा, लेकिन उस बात को मैं आपको अभी अच्छी तरह से समझाती हूं। देखिए, उत धन योग है ना, तो क च ट त प, ये जितने भी हमारे पांचों वर्ण हैं, क ख ग घ, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग, ये वर्ग का कोई भी वर्ण आए प्रारंभ में और उसके बाद आए कोई भी अघोष, यानी पहला, दूसरा या फिर यर लव, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? त अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, यानी त के स्थान पर हो जाएगा द। तो शब्द क्या बन जाएगा? उद धन योग, यानी ये वाला शब्द बनेगा। तो मूलतः संधि विच्छेद क्या होगा उद्योग का? उत धन योग होगा। उसके बाद एक नियम से ये उत धन योग से उद धन योग बनेगा, और उद धन योग से फिर ये द जो है वो य में मिल जाएगा और क्या बन जाएगा? द्योग, उद्योग। इस तरीके से उद्योग शब्द बनेगा। तो गलत ये भी नहीं है, लेकिन सही बिल्कुल ये है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, परीक्षा में अगर दोनों विकल्प एक साथ हैं तो उत धन योग को आपको सही उत्तर के रूप में चिन्हित करना है, और अगर उत धन योग है ही नहीं तो आप उद धन योग को सही उत्तर के रूप में चिन्हित करेंगे। आगे चलते हैं। विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्या धन आलय, विद्य आलय, विद्य ओलय, विद्यया आलय। तो देखिए, इसमें तो बहुत सरल है, विद्यया यहां पर हो नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। विद्य कोई शब्द ही नहीं है, ओलय भी कोई इसमें हो ही नहीं रहा, मात्रा ही नहीं है, तो ओलय संधि विच्छेद हो नहीं सकता, तो ये भी गलत है। विद्या और आलय ये भी नहीं हो सकता, तो विद्या क्योंकि एक स्वतंत्र शब्द है, आलय एक स्वतंत्र शब्द है, दोनों शब्दों के मेल से, यानी ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। आ प्लस आ यानी दीर्घीकरण हो रहा है, दीर्घादेश हो रहा है और आ ही बन रहा है। तो ए विकल्प यहां पर सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देखते हैं। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। ये शब्द दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस शब्द को समझिए, ये बार बार परीक्षाओं में आता है, और इसमें संधि है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि किस नियम से है? दो नियम इसमें लगते हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। हम अगर इसका विच्छेद करेंगे तो उत धन ज्वल आएगा, और उत धन ज्वल आएगा कौन से नियम से आएगा? क च ट त प के बाद तीसरा और चौथा वर्ण आए तो त के स्थान पर अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, यानी त के स्थान पर क्या आ जाएगा? द आ जाएगा। वही जो मैंने अभी आपको उल्लंघन में बताया था, तो ये हो जाएगा उद धन ज्वल। अब यहां उद धन ज्वल से उज्ज्वल कैसे बनेगा, ये आपको समझना है। तो देखिए, स या फिर त वर्ग का कोई वर्ण आए और उसके बाद श या च वर्ग का कोई वर्ण आए, तो क्या होगा? स के स्थान पर तो श हो जाएगा, और त वर्ग में जिस नंबर का वर्ण आया है, च वर्ग का उसके स्थान पर उसी नंबर का वर्ण हो जाएगा। यानी त वर्ग का अगर त है तो च हो जाएगा त का, लेकिन यहां उद है
द है तो त थ द यानी तीसरे नंबर का वर्ण है, तो च छ ज उसके स्थान पर च वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा यानी ज हो जाएगा। तो यहां द के स्थान पर हो जाएगा ज, और ज क्योंकि हलंत होगा, स्वर रहित होगा, तो शब्द हमारे सामने बनकर आ जाएगा उज्ज्वल। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस शब्द के विच्छेद पर भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो यहां दो नियम लग रहे हैं, उत धन ज्वल बनेगा पहले, उसके बाद उद धन ज्वल बनेगा, क च ट त प के बाद तीसरा चौथा को सघोष वर्ण भी कहते हैं। तीसरा चौथा पांचवा सघोष वर्ण है, तो तीसरा चौथा वर्ण अगर आए तो क्या होगा, त के स्थान पर द हो जाएगा। जैसे जगन्नाथ में भी त के स्थान पर द होता है, तीसरा वर्ण होता है, उसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। जब ये उद धन ज्वल बन जाएगा तो इस पे कौन सा नियम लगेगा, स, या तो यहां पर स आए या फिर स नहीं आया त वर्ग का कोई वर्ण आए तो उसके स्थान पर स होगा, तो स के स्थान पर श हो जाएगा। और अगर त वर्ग का कोई वर्ण है तो उसी क्रम का च वर्ग का कोई भी वर्ण अपना स्थान बना लेगा। तो इस तरीके से उज्ज्वल शब्द बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। आगे चलें। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है। अब यहां आपको वही ट्रिक अपनानी है। यहां क्या आ रहा है, इस शब्द में ओ आ रहा है यानी गुण संधि का उदाहरण है, और सूर्य इसका विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। तो अ और उ मिलकर के क्या बन जाएंगे, ओ बनेंगे, तो सूर्योदय शब्द बनेगा। तो यहां पर सूर्य धन उदय यानी बी विकल्प इसका सही उत्तर है। बहुत ही सरल प्रश्न है। आगे चलते हैं, 21वें प्रश्न पर आते हैं। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है। तो अब आपको कैसे पहचानना है, देखिए इसमें न तोड़ेंगे नायक को, तो न में से कौन सा स्वर है, आ स्वर है, तो न में से आ अलग कर लिया, और य है ही, और य और है क, तो यानी आय हो रहा है। आय किससे होगा, आय होगा किससे, आई से, तो यानी नई धन अक, ये इसका संधि विच्छेद होगा। नई धन अक में क्योंकि अयादि संधि है तो नई के स्थान पर, आई के स्थान पर क्या होगा, आय होगा। अगर नयक होता तो जैसे नयन होता तो एक ही मात्रा लगेगी, ने धन अन होगा, क्योंकि ए के स्थान पर क्या होगा, अय होगा। तो इस नियम से, अयादि संधि के इस नियम से इसका सही संधि विच्छेद क्या हुआ, नई धन अक, यानी डी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं। यदि ए ओ आई औ के आगे कोई भी भिन्न स्वर हो, ध्यान रखना है, तो इसके स्थान में क्रमशः अय, अव, आय या आव हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है। बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ चुके हैं, वृद्धि स्वर, यण स्वर, अयादि स्वर या दीर्घ संधि। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है, उत्तर है, क्योंकि ए ओ आई औ के आगे कोई भिन्न स्वर आने पर जब अय, आय, अव और आव में परिवर्तन होता है तो अयादि संधि ही होती है। आगे चलें, 23वां प्रश्न। इनमें से किस शब्द में यण संधि है, दंतौष्ठ, वसंतर्तु, देव्यागम या मदोन्मत्त। तो देखिए दंतोष्ठ को तोड़ेंगे, दंत धन ओष्ठ, यानी यहां पर स्वर का क्या हो रहा है, वृद्धिकरण हो रहा है, वृद्ध्यादेश हो रहा है ना, तो वृद्धिकरण हो रहा है, तो यानी ये तो हो गया वृद्धि संधि। अब दूसरे शब्द को तोड़ेंगे, वसंत धन ऋतु, यानी इस त में क्या है, अ है, अ के बाद असमान स्वर री आ रहा है, और जब अ के बाद री आता है गुण संधि के नियम के अनुसार तो अर हो जाता है। तो वसंतर्तु शब्द बनेगा, वसंतर्तु शब्द इस तरीके से बनेगा, यानी इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि, और पूछा क्या गया है, यण संधि। देव्यागम, देव्यागम को तोड़ेंगे तो देवी धन आगम। आपको तो मोटा मोटा ये पहचानना है, जहां भी य आ रहा है या वा आ रहा है समझ लीजिए यण संधि है। तो देवी धन आगम, बड़ी ई है, प्लस भिन्न स्वर क्या है, आ, तो ई के स्थान पर हो जाएगा य, और क्योंकि आ है तो हो जाएगा या, और ये व में से स्वर निकल गया तो ये हलंत हो जाएगा व, तो देव्यागम शब्द बन जाएगा, यानी यही यण संधि का सही उदाहरण है। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। मदोन्मत्त को तोड़िए, मद धन उन्मत्त,
और मैंने आपको बताया जहां भी ए और ओ आए समझ लीजिए गुण संधि है, तो अ के बाद उ आने पर ओ में गुणादेश हो रहा है शब्द में, तो मदोन्मत्त यानी गुण संधि का ये उदाहरण है। तो आपको ये सरल से ट्रिक्स को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय और इत्यादि। तो देखिए इत्यादि में तो यह आ रहा है, तो यण संधि का उदाहरण हो गया इति धन आदि। विद्याधनालय ये हम पढ़ चुके, आ प्लस आ हो रहे हैं यानी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। परोपकार, ओ आ रहा है यानी हो गई गुण संधि। अब बचा ये शब्द यानी यही सही उत्तर है, क्योंकि सत प्लस जन, और इस पे कौन से दो नियम लगेंगे? जो उज्ज्वल में लगे थे वही नियम बनेंगे। सत धन जन होगा, सत से बनेगा सद प्लस जन, और उसके बाद सज्जन शब्द बन जाएगा। आगे चलते हैं। दिक प्लस गज की संधि है दिक गज, दिग्गज, दिग्गम या कोई नहीं। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। दिक धन गज इसका सही संधि विच्छेद है और उससे दिग्गज शब्द बनेगा। क्यों? क्योंकि क के स्थान पर इस अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण आ जाएगा यानी ग आ जाएगा। ये नियम है व्यंजन संधि का एक, तो उसी के आधार पर दिग्गज शब्द यहां बनेगा। 26वां प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है? अहंकार, हिमालय, दुष्कर या उल्लास। तो देखिए अहंकार तो तोड़ेंगे तो अहम धन कार, अनुस्वार के बाद अगर क च ट त प आते हैं तो क वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, जैसे क आया है तो इसका पंचम अक्षर यानी ङ हो जाएगा। तो सही मायने में अगर हम लिखें तो अहंकार इस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन आजकल हम अहंकार इस तरीके से लिखने लगे हैं। तो ये एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। हिम धन आलय स्पष्ट है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। दुष्कर में विसर्ग संधि है, सी विकल्प यहां बिल्कुल सही है। दु प्लस कर यानी अ आ के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर आए और उसके बाद क च ट त प आए तो क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर श आदेश हो जाता है यानी दुष्कर शब्द बन जाता है। तो यहां विसर्ग संधि है। उत धन लास व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये वही पहले भी आ चुका है, शब्द उल्लंघन वाला नियम यहां पर चलेगा, तो डी विकल्प हो नहीं सकता, तो सी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। आगे चलें। कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि या व्यंजन संधि। तो कल्प धन अंत यानी अ और अ मिलकर के क्या बन रहा है? आ बन रहा है यानी दीर्घ संधि का उदाहरण है। सी विकल्प यहां पर सही उत्तर है। 28वां प्रश्न, वीरोचित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा वीर धन उचित, वीर धन औचित, वीरा धन चित, वीर धन उचित। तो यहां पर वीर धन उचित ए विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि ओ आ रहा है, पहचान जाना है आपको, गुण संधि का उदाहरण है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? नमस्कार, जगदीश, भानुदय या दुर्लभ। तो देखिए नमस्कार नमः धनकार विसर्ग संधि का उदाहरण है। जगत धन ईश व्यंजन संधि का उदाहरण है। भानु धन उदय यानी यहां भी स्वर है और यहां भी न में ऊ स्वर है यानी ऊ और ऊ का मेल हो रहा है, तो स्वर संधि का उदाहरण यही है और यहां स्वर संधि पूछी गई है। और क्योंकि ऊ धन ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन रहे हैं यानी दीर्घादेश हो रहा है, तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। दुर्लभ में दु धन लब शब्द है और यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। 30वां प्रश्न, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है अति धन आवश्यक, अत्य प्लस आवश्यक, अत्या प्लस वश्यक, अत्या प्लस आवश्यक। तो अति धन आवश्यक या आ रहा है यानी यण संधि का उदाहरण है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अति धन आवश्यक क्योंकि ई है यहां और ई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हो जाएगा और भिन्न स्वर आ मिलकर के क्या बनेंगे? या बनेंगे, तो अत्यावश्यक शब्द बन जाएगा। आगे चलें। 31वां प्रश्न, मतैक्य में
संधि विच्छेद होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर औ आए, जहां ऐ आए मात्राएं, दो मात्राएं हों, वहां पर कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। तो मतैक्य में दो मात्राएं हैं, तोड़ेंगे हम इसको, मत धन ऐक्य। तो यहां पर अ स्वर है और उसके बाद ऐ आ रहा है, तो मिलकर के वृद्धि हो गई, वृद्ध्यादेश हो गया और ये ऐ बन गया और इसके बाद शब्द कौन सा बन गया, मतैक्य। तो या इसका सही उत्तर है सी विकल्प। आगे चलें, 32वां प्रश्न, निष्काम शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। निश धन काम, निह धन काम, निश धन काम और निस धन काम। तो यहां पर सही उत्तर है बी, क्योंकि यहां पर विसर्ग के स्थान पर कतप वर्ण आने पर यहां श आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार निष्काम शब्द बनेगा। तो विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, और इसका सही संधि विच्छेद निष्काम का बी विकल्प है। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न, किस शब्द में विसर्ग संधि है, मतैक्यम, महौषधि, मनस्ताप या पवित्र। तो देखिए, मतैक्यम मत धन ऐक्यम वृद्धि संधि का उदाहरण है, महौषधि महाधन औषधि वृद्धि संधि का उदाहरण है, मनः धन ताप ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, सी विकल्प यहां पर सही है। और पवित्र अयादि संधि का उदाहरण है, पो धन इत्र, इसका सही संधि विच्छेद होगा। तो मनस्ताप शब्द में विसर्ग संधि है। 33वें प्रश्न का सही उत्तर है सी विकल्प। आगे चलें, मदोन्मत्त शब्द का सही संधि विच्छेद है, मदन प्लस उन्मत्त, मदो प्लस मत, मद प्लस उन्मत्त और मदन प्लस मत। तो सी विकल्प यहां भी बिल्कुल सही है। कौन सी संधि है, ओ आ रहा है, गुण संधि का उदाहरण है, मद धन उन्मत्त, अ और उ मिलकर के अ और उ मिलकर ओ बनते हैं। अगला प्रश्न, उज्ज्वल के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। ये शब्द पहले भी आ चुका है तो बहुत आसान है आपके लिए। उज धन ज्वल, उत धन ज्वल, उद धन ज्वल और ऊत धन ज्वल। तो देखिए, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों सही हैं, लेकिन मूल विच्छेद कौन सा है, उत धन ज्वल, क्योंकि उत धन ज्वल के बाद ही उद धन ज्वल बनता है। तो बी विकल्प यहां पर इसका सही उत्तर है। 36वां प्रश्न, यद्यपि का सही संधि विच्छेद है, यदि धन अपि, यद्यप धन पि, यद धन अपि या य धन अपि। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। यण संधि का उदाहरण है, ई आ रहा है स्वर और उसके बाद भिन्न स्वर अ, यानी बन जाएगा य। तो यद्यपि शब्द इस प्रकार से बन जाएगा। आगे चलें, किस शब्द में विसर्ग संधि है, हिमालय दीर्घ संधि का उदाहरण है, हिम धन आलय, उल्लास उत धन लास, अहम धनकार, दुष कर यानी दु धन कर। तो ये शब्द पहले भी आ चुका है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण है डी विकल्प। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। वि धन द्यार्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन आर्थी या फिर विद्या धन थी। तो बी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। विद्या धन अर्थी दीर्घ संधि का उदाहरण है, विद्यार्थी शब्द बनेगा इससे। आगे चलते हैं, पुरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, गुण संधि या अयाधि संधि। तो यहां विसर्ग संधि है दोस्तों। पुरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा पुरः धन कार। पदांत अ और आ के बाद यानी पहला दूसरा वर्ण यानी अघोष वर्ण आए तो अ आ के बाद जो विसर्ग आता है उसमें स आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से पुरस्कार शब्द बना और पुरस्कार शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है। आगे चलें, क धन अपि की संधि होगी। क धन अपि शब्द से कपि बनेगा, कपि ही बनेगा, कर्पि बनेगा या को अपि बनेगा। तो दोस्तों डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि विसर्ग संधि का एक नियम है कि पदांत अ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद फिर से अ हो, तो विसर्ग और अ के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। और
उसके बाद वाला जो अ है उसको अवग्रह, उसके स्थान पर अवग्रह चिन्ह आ जाता है, इसे अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। तो इस प्रकार को शब्द बन गया और अपि हो गया, और इसका अवग्रह चिन्ह का उच्चारण भी अ वर्ण की तरह ही किया जाता है। तो इस प्रकार को अपि शब्द बन गया। तो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुई आज की प्रश्न मालिका, जिसमें 40 प्रश्न थे। उम्मीद करती हूं कि इन छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा, इन प्रश्नों के द्वारा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, आपकी बहुत सारी संधि की समस्याएं सुलझ गई होंगी, आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।